तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किंगडम फंजाई की। तो जो हमारा किंगडम है दैट इज फंजाई। अब किंगडम फंजाई एक बहुत ही यूनिक टाइप का किंगडम है, क्योंकि ये एनिमल किंगडम के साथ में दूसरा ऐसा किंगडम है जो पूरी तरह से हेट्रोट्रॉफिक किंगडम है। ये कंप्लीटली हेट्रोट्रॉफिक किंगडम है। इसमें कोई भी मेंबर अपना खाना खुद से नहीं बना सकता। हेट्रोट्रॉफिक होने के साथ में जो ज़्यादातर मेंबर्स इसके होते हैं वो सेप्रोट्रोफ होते हैं। सेप्रोट्रोफ मतलब सड़ा गला खाने वाले। कोई ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है इसके ऊपर ये फीड करता है। इसके ऊपर फंजाई ऐसे ग्रो कर रहा होता है और इसके अंदर से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहा होता है, उसको डाइजेस्ट कर रहा होता है, इसीलिए इसको डीकम्पोजर की तरह भी काम करता है। नेचर में इसका काम क्या होता है? डीकम्पोजर की तरह। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिमूव करना नेचर से, इकोसिस्टम से उसको हटाना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फंजाई का। कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं भाई जो पैरासिटिक होते हैं, जो डिजीज कॉज करते हैं, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिजीज कॉज करेंगे और उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो ये कोई फंजाई है और ये होस्ट है। फंजाई इस होस्ट ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली फूड ऑब्टेन कर लेगा और इसको नुकसान करेगा, होस्ट को नुकसान करता है। कई बार ये सिम्बायोटिक फॉर्म में भी रहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेते हैं जहां पर दूसरे ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट करते हैं। जैसे तुमने माइकोरहाइजा पढ़ा होगा जहां पे प्लांट की रूट के साथ में फंगस का हाइफा एसोसिएशन बना लेता है। अब प्लांट इसको खाना देता है और ये प्लांट को वाटर और फॉस्फोरस दे देता है। तो यहाँ पर भी ये म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन बना लेता है। इन तीनों में से ध्यान से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, मेजॉरिटी ऑफ फंगस सेप्रोफाइट होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। इन तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो डाइजेशन होता है वो बाहर होता है। चाहे वो सेप्रोट्रोफ हो, डाइजेशन बाहर होता है और सिंपल फूड एब्जॉर्ब करते हैं। पैरासाइट में भी सिंपल फूड होस्ट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में भी सिंपल फूड जो दूसरा सिम्बायोंट है या फिर जो होस्ट है उससे एब्जॉर्ब किया जाता है। क्योंकि इन तीनों हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो डाइजेशन है वो बॉडी के बाहर होता है और एक बार जब डाइजेशन हो जाता है तो सिंपल फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इन तीनों को मिला के हम ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसमें भी सेप्रोट्रोफ सबसे ज्यादा होते हैं। अब फंजाई की मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट की बात करते हैं। जो फंजाई का हैबिटाट है, कहाँ पे पाया जाता है, और अगर इसकी बात करें इसकी मॉर्फोलॉजी, ये काफ़ी वेरिएबल होती है। अलग अलग फंजाई में डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले इसके हैबिटाट की बात करते हैं। फंजाई जो है वो कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन यानी कि एयर में मिल जाएगा, स्पोर की फॉर्म में एयर में घूम रहा होता है, वाटर में भी मिल जाता है, एक्वेटिक फंजाई होते हैं, और लैंड पे भी मिल जाता है। तीनों जगहों पर मिल जाता है। तीनों जगहों पर तो मिल जाता है, लेकिन अगर बात करें सबसे फेवरेबल एरिया, ऐसी एरिया जहाँ पे ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, वो एरिया होता है जहाँ पे हॉट क्लाइमेट और हॉट के साथ में मॉइस्ट क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट हो और गर्म के साथ में थोड़ा सा मॉइस्चर हो, जिसको हम मिलाकर ह्यूमिड क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे चिपचिपी गर्मी जो होती है ना, उसको ह्यूमिड एनवायरनमेंट बोला जाता है। तो ह्यूमिड एनवायरनमेंट या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो करता है। और सबसे अनफेवरेबल या सबसे बेकार ग्रो कहाँ करता है? अगर इसका सबसे अनफेवरेबल एरिया बोलें तो अनफेवरेबल एरिया होता है कोल्ड एंड ड्राई एरिया। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोल्ड रीजन है, ड्राई रीजन है, तो वहाँ पे ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। जैसे अगर हमें खाना को प्रोटेक्ट करना होता है गर्मी में, फंगस ना लगे उसमें जल्दी से, तो हम उसको फ्रिज में रख देते हैं ताकि उसमें फंगस ग्रो ना कर पाए। फ्रिज में कोल्ड एनवायरनमेंट बना रहता है। ये तो बात हो गई इसके हैबिटाट की। अगर हैबिटाट टाइप की देखें तो वो फ्री लिविंग और
किसी दूसरे के साथ एसोसिएशन दोनों बनाकर रह सकता है। बहुत सारे फंजाई जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, जो अकेले सर्वाइव करते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में एसोसिएशन बना लेते हैं, एसोसिएशन विद लिविंग बीइंग्स, दूसरे लिविंग बीइंग्स के साथ में एसोसिएट हो जाते हैं, जिसमें पैरासाइट हो सकता है, दूसरों के साथ पैरासिटिक रिलेशनशिप बना ले, या फिर सिम्बायोंट हो सकता है, दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना ले। इसका माइकोरहाइजा और इसका बहुत सारे पैरासाइट होते हैं। एल्ब्यूगो पैरासाइट दिया हुआ है, बहुत सारे पैरासाइट हम आगे पढ़ने वाले हैं। मतलब तीन किसी भी तरह का हो सकता है, फ्री लिविंग, पैरासाइट, सिम्बायोंट मिल जाता है। तो हैबिटाट काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होता है इनका। हैबिटाट के बाद अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी दिखने में कैसा होता है फंजाई की बॉडी, वो भी काफ़ी वेरिएबल होती है। ज़्यादातर मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और मल्टी सेल्यूलर जब होते हैं तो फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस माने बेटा, अगर ऐसे एक धागे नुमा बॉडी हो जहाँ पे एक सेल के बाद दूसरा सेल, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे अरेंज होता है, तो ये जो धागे नुमा बॉडी, इसी को बोलते हैं फिलामेंटस बॉडी, और इसी का नाम एक दिया जाता है हाइफा। हाइफा, फंजाई का हाइफा। लेकिन फंजाई का हाइफा कभी भी अकेले ग्रो नहीं करता। फंजाई का हाइफा हमेशा बहुत सारे मल्टीपल हाइफा साथ में ग्रो करते हैं। जब बहुत सारे मल्टीपल हाइफा साथ में ग्रो करते हैं तो इस पूरे कंपोजिट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉलोनी या फिर माइसीलियम। ये पूरा हो जाता है माइसीलियम। तो फंजाई हमेशा माइसीलियम की फॉर्म में ग्रो करता है, जहाँ पे बहुत सारे हाइफा इन्वॉल्व रहते हैं। अब बात करें, ये जो हाइफा है ये खुद भी दो तरह का हो सकता है, बेस्ड ऑन कि सेल के बीच में क्रॉस वॉल या सेप्टम है या फिर सेप्टम नहीं है। जो क्रॉस वॉल होती है सेल्स के बीच में, या फिर अगर हम बात करें सेप्टम की, सेप्टम बेटा सेपरेशन होता है, या क्रॉस वॉल, जैसे एक हॉल है बड़ा सा, उसमें हमने कमरे बनाने के लिए दीवार लगा दी, तो जो दीवार है वो क्या है, क्रॉस वॉल या फिर सेप्टम। तो यहाँ पर देखो कुछ फंजाई होते हैं जिनके अंदर क्रॉस वॉल मिलती है, अलग अलग सेल के बीच में सेप्टम मिलता है, इसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफा। कुछ ऐसे भी होते हैं जो एसेप्टेट होते हैं। अब सेप्टेट वालों में क्योंकि क्रॉस वॉल प्रेजेंट है तो ये यूनिसेल्यूलर टाइप के होते हैं, मतलब हर एक सेल सिंगल न्यूक्लियस वाला होता है। हर एक सेल में कितने न्यूक्लियस हैं, सिंगल। लेकिन यहां पर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक ही सेल के अंदर में मल्टीपल न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है, क्योंकि कोई क्रॉस वॉल तो है नहीं, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, और इसी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम सिनोसिटिक कंडीशन या सिनोसिटिक हाइफा भी बोलते हैं। तो ऐसे हाइफा का एक नाम दिया जाता है सिनोसिटिक हाइफा। सिनोसिटिक हाइफा का मतलब ही होता है एक ऐसा सेल जिसके पास में बहुत सारे न्यूक्लियस हों कॉन्टिन्यूअस साइटोप्लाज्म में। तो दो तरह के होते हैं। ये लोअर फंजाई में देखने को मिलता है। जब हम फंजाई का क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक लोअर फंजाई की क्लास होगी, और जो हायर फंजाइज के अंदर में मिलता है वो सेप्टेट हाइफा मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया मल्टी सेल्यूलर फंजाई की बात। ज़्यादातर फंजाई मल्टी सेल्यूलर ही होते हैं, लेकिन रेयरली कुछ फंजाई यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ईस्ट जो है वो यूनिसेल्यूलर होता है। अगर ईस्ट यूनिसेल्यूलर है तो इसको फंजाई में क्यों रखते हैं? इसको फंजाई में गलती से रख दिया गया था, क्योंकि जब इसको कल्चर मीडिया में डाला जाता है, मान लो ईस्ट एक सिंगल सेल है, जब हम इसको कल्चर मीडिया में डाल देते हैं, न्यूट्रिशन मीडिया में डाल देते हैं, जहाँ पे ये बहुत अच्छे से डिवाइड करे, तो यहाँ पे जाने के बाद ये इतना तेजी से डिवाइड करता है कि ये बहुत सारी बडिंग कर लेता है, छोटी छोटी बडिंग कर लेता है। ये सारे इसकी बर्ड्स हैं। बर्ड्स आपको मालूम होगा एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये बहुत अच्छे से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगता है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते टाइम ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये स्यूडोमाइसीलियम हो। ये कैसा अपीयरेंस देता है कि ये माइसीलियम जैसा है, पर एक्चुअल में ये माइसीलियम नहीं है, ये फॉल्स माइसीलियम है। ये तो एक्चुअली में बर्ड्स हैं जो उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में काम आएंगे।
तो क्योंकि ये देखने में माइसीलियम जैसा होता है, इसको हम स्यूडोमाइसीलियम बोलते हैं, और स्यूडोमाइसीलियम की वजह से इसको फंजाई के अंदर रखा गया था। तो यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकती है कुछ रेयर एग्जाम्पल्स में, ज़्यादातर मल्टी सेल्युलर होती है। मल्टी सेल्युलर में माइसीलियम बनता है, हाइफा होता है, और हाइफा से माइसीलियम बनता है। हाइफा में सेप्टम और एसेप्टेट हाइफा दोनों तरह का हो सकता है। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करता है, मल्टीप्लाई कैसे करता है अपना नंबर। फंजाई दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। जो फंजाई का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज होता है इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट स्टेज। इम्परफेक्ट स्टेज। फंजाई दो तरह से रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज होता है फंजाई का, उसी को हम इम्परफेक्ट स्टेज बोलते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज को हम परफेक्ट स्टेज बोलते हैं। परफेक्ट स्टेज भी बोलते हैं, जो जिस फेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जिस फेज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको इम्परफेक्ट स्टेज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेथड्स होते हैं। पहला है डायरेक्ट एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई स्पोर ना बने, बिना स्पोर के जो फंगस की नॉर्मल बॉडी है, जो हाइफा है, माइसीलियम है, उसी से नया फंजाई डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाए। तो यहाँ पे डायरेक्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फ्रेगमेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंटेशन, सारे के सारे फंजाई जो फिलामेंटस हो, कोई भी फंजाई जो फिलामेंटस नेचर का होता है, तो फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म की एक खास बात होती है कि इनके जो डिफरेंट सेल है ना, अगर हम इनको तोड़ दें, मान लो ऐसे तोड़ दिया, तो ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। 4 टुकड़े हमने बना दिए। ये जो चारों टुकड़े हैं, क्या ये 4 टुकड़े हैं या फिर 4 नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो फ्रेगमेंटेशन के टाइम पे यार जो फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो टूटने के बाद भी एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये 4 ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चारों के चारों अपना ग्रोथ कर लेंगे और वापस से नया फंजाई बना लेंगे। ये इतने बड़ा जो यहाँ पे है, वापस से बन जाएंगे इतने ही। तो ये चारों के चारों नया ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। और सारे जितने भी फिलामेंटस एल्गी फंजाई होंगे, ज़्यादातर फिलामेंटस ही होते हैं, मल्टी सेल्युलर ही होते हैं, वो फिलामेंटस फंजाई फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, जो हमने बताया था ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, तो वो यूनिसेल्युलर भी है, वो मल्टी सेल्युलर या फिर फिलामेंटस नहीं है। यूनिसेल्युलर जो ईस्ट है वो तो सेल डिवीजन से अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगा। अब जो सेल डिवीजन होता है वो क्या इक्वल सेल डिवीजन है या अनइक्वल सेल डिवीजन है, उसके बिहाफ पर दो तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसमें पहला आता है बडिंग। एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है जिसको बोलते हैं बड। छोटी सी आउटग्रोथ है, दिस इज बड। बड टूटकर गिरती है और नया ईस्ट जर्मिनेट कर देगी। यहां पे इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, जहां पे इक्वल डिवीजन हो। तो अगर सेल इक्वली डिवाइड करे और इक्वली डिवाइड करके 2 नए सेल बना दे, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बडिंग की खास बात होती है कि यहाँ पे पेरेंट पता लगता है, पेरेंट बता पाओगे, पेरेंट कौन सा है, पेरेंट ये वाला सेल है और ये नया ऑफस्प्रिंग, ये बता पाओगे। इसमें पेरेंट नहीं बता पाओगे, इसमें कौन सा पेरेंट है, कौन सा नया है। तो बाइनरी फिजन में कभी भी पेरेंट्स का पता नहीं लगाया जा सकता, जबकि बडिंग में पेरेंट का पता लगाया जा सकता है। एक बड़ा वाला और एक छोटा सा बनता है, वो नया होता है, और जो बड़ा वाला होता है वो पेरेंट होता है। ये डायरेक्ट एसेक्सुअल मेथड्स हो गए, मानी कि जो वेजिटेटिव मेथड्स होते हैं, कोई स्पोर नहीं बनता, डायरेक्ट नॉर्मल बॉडी से नई बॉडी जर्मिनेट हो जाती है। लेकिन एसेक्सुअल का एक और तरीका होता है इनडायरेक्ट, यानी कि थ्रू एसेक्सुअल स्पोर। तो जो एसेक्सुअल का दूसरा तरीका है दैट इज थ्रू एसेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल स्पोर का मतलब क्या होता है बेटा? एसेक्सुअल स्पोर यानी जो माइटोसिस से बने, जिसके बनने में या जिसके अंदर मियोसिस इन्वॉल्व ना हो, जिसके अंदर सिर्फ माइटोसिस इन्वॉल्व हो, ऐसे स्पोर को बोलते हैं एसेक्सुअल स्पोर। फंजाई बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एसेक्सुअल स्पोर बनाता है। कैसे बनाएगा देखो, समझो। यहाँ पे ये फंजाई का एक माइसीलियम है,
जब इसको स्पोर बनाना होता है तो पहले तो ये एक इरेक्ट फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, अपने ऊपर ऐसी लंबी सी फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। और इस फ्रूटिंग बॉडी पे इस जो इरेक्ट हाइफा है, ये जो वर्टिकल हाइफा है, इसके ऊपर एसेक्सुअल स्पोर डेवलप करेगा। अब ये भी दो तरीके से बनता है। जो इरेक्ट हाइफा बना है, इस पर एसेक्सुअल स्पोर बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है स्पोरेंजियोस्पोर को बनाना, और दूसरा होता है कोनिडिया बनाना। कोनिडिया बनाना, देखो स्पोरेंजियोस्पोर में क्या होता है, माइसीलियम है, माइसीलियम में इरेक्ट हाइफा बना, इरेक्ट हाइफा के ऊपर में एक बल्बस स्ट्रक्चर होता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया, जिसको बोल देते हैं स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनता है। क्योंकि ये स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं तो इसलिए उनको क्या बुलाया जाता है, स्पोरेंजियोस्पोर। और क्योंकि अंदर बनते हैं इसीलिए इनको एंडोजिनस एसेक्सुअल भी बोलते हैं। अंदर बन रहा है, एंडोजिनस एसेक्सुअल स्पोर। अब ये जो स्पोरेंजियोस्पोर हैं, क्या ये मोटाइल हैं, नॉन मोटाइल हैं, फ्लैजिलेटेड हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, उसके बिहाफ पर दो तरीके के होते हैं। हो सकता है कि ये फ्लैजिलेटेड हो, मोटाइल हो, और हो सकता है ये नॉन मोटाइल हो। नॉन मोटाइल, अगर मोटाइल होते हैं तो जूस्पोर बुलाए जाते हैं, और नॉन मोटाइल होते हैं तो अप्लानोस्पोर बुलाए जाते हैं। जूस्पोर का एक और नाम होता है प्लेनोस्पोर। प्लेनो का मतलब होता है मोबाइल, मोटाइल जो मूव कर सके। अप्लानो का मतलब होता है जो मूव ना कर सके। तो नॉन मोटाइल स्पोर को अप्लानोस्पोर, मोटाइल स्पोर को जूस्पोर या फिर प्लेनोस्पोर, कुछ भी बुला सकते हो। इसके पास फ्लैजिला होता है, और ये फ्लैजिला होने की वजह से पानी में मूव करता है, वाटर के थ्रू मूव करेगा। तो ये उन फंजाई में मिलता है जो वाटर या एक्वेटिक फंजाई होते हैं ना, वहां पर इस जूस्पोर मिलेगा। बाकी जो लैंड पे पाए जाते हैं वहां मोटिलिटी का कोई मतलब नहीं है, तो या तो वहां पे स्पोरेंजियोस्पोर में ये मिलेगा अप्लानोस्पोर, या फिर कोनिडिया जो दूसरे तरह का एसेक्सुअल स्पोर है। अब कोनिडिया क्या है, एक्सोजिनस एसेक्सुअल। एक्सोजिनस एसेक्सुअल, अभी तक तो हमने एंडोजिनस एसेक्सुअल पढ़ा था जहां पे स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बन रहा था। अब हम ऐसा स्पोर पढ़ेंगे जो स्पोरेंजियम के अंदर नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा माइसीलियम है, माइसीलियम के ऊपर में एक इरेक्ट हाइफा, वर्टिकल हाइफा बनता है, जिसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। इसको क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर। इस कोनिडियोफोर के ऊपर एक्सोजिनसली बाहर कोनिडिया बनते हैं। ये जो कोनिडिया है, दीज आर एक्सोजिनस स्पोर, दीज आर स्पोर। ये डायरेक्ट बाहर जुड़े हुए हैं, इस कोनिडियोफोर के ऊपर डायरेक्ट लगे हुए हैं। ये कैसे डिस्पर्स होंगे, दूर दूर कैसे जाएंगे, हवा के थ्रू। जब हवा चलती है तो कुछ कोनिडिया यहां से टूटते जाते हैं, और टूट के जाकर जमीन में गिर जाते हैं, जमीन में गिर करके फिर से जर्मिनेट कर जाएंगे, और जर्मिनेट करके एक नया हाइफा बना देंगे। तो इस तरह से सिंपल ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सारे जो स्पोर हैं दे आर एसेक्सुअल, क्योंकि इनकी बॉडी कैसी है, माइटोसिस से बन रहा है। इसमें मियोसिस कहीं पर भी हमने अभी तक नहीं देखा। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एल्गी का, फंजाई का, वो काफी सिंपल होता है। फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है, बहुत ही सिंपल टाइप का है। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर गैमीट नहीं बनते, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर सेक्स ऑर्गन नहीं बनते, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर जाइगोट नहीं बनता। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं ना, कि सेक्स ऑर्गन बनना, गैमीट बनना, जाइगोट बनना, वो तीनों ही फंजाई में नहीं होता। तो इनके बिना बनाए कैसे फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकता है वो समझना होगा हमें। देखो फंजाई क्या है, एक हाइफा लाइक बॉडी है, ये थ्रेड लाइक बॉडी है ऐसा, जहां पे एक एक सेल ऐसे प्रेजेंट है, क्योंकि ये सेप्टेट हाइफा बनाया हमने।
याद रखना फंजाई हमेशा हैप्लॉइड होता है। जो अडल्ट फॉर्म होता है, मैच्योर फॉर्म होता है फंजाई का, अडल्ट फॉर्म में वो हमेशा हैप्लॉइड स्टेज में रहता है। और इस हाइफा को, जहां पे हर एक सेल के पास एक न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं प्राइमरी हाइफा। ये कौन सा हाइफा है? प्राइमरी हाइफा। जब भी इस प्राइमरी हाइफा को रिप्रोड्यूस करना है तो इसको कोई गैमीट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका हर एक सेल हैप्लॉइड है। तो इसका हर एक सेल गैमीट की तरह बिहेव कर सकता है, इसको अलग से कुछ नहीं बनाना होता। जैसे मैंने बोला यहाँ पे अलग से गैमीट नहीं बनेगा, अलग से सेक्स ऑर्गन कुछ नहीं बनेगा। डायरेक्टली इसका जो नॉर्मल सेल है, माइसीलियम का, हाइफा का जो सेल है, वही गैमीट की तरह बिहेव करने लगेगा। अब ये क्या करेगा? अपने जैसा कोई दूसरा प्राइमरी हाइफा ढूंढेगा। ये अपने जैसा कोई दूसरा प्राइमरी हाइफा ढूंढेगा। ये भी हैप्लॉइड है और ये भी प्राइमरी हाइफा है, और इस दूसरे प्राइमरी हाइफा के साथ डायरेक्टली फ्यूज हो जाएगा। इसके साथ और इसका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट फ्यूजन हो जाएगा, और इसको बोलते हैं सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी बेटा, सोमैटोगैमी का मतलब क्या होता है? अगर गैमीट्स को छोड़ के बॉडी का कोई भी सेल फ्यूज कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज सोमैटोगैमी। तो यहां पर देखो गैमीट तो बन नहीं रहे, इनकी नॉर्मल बॉडी फ्यूज कर रही है। एनी सेल एक्सेप्ट गैमीट, तो उसको हम सोमैटोगैमी बोलते हैं, और यहां पर यही होता है, सोमैटोगैमी होता है। अब सोमैटोगैमी में भी 3 स्टेप्स होंगे। ये सोमैटोगैमी जब होती है, इसमें भी 3 स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है? प्लाज्मोगैमी। पहला स्टेप होता है इसमें प्लाज्मोगैमी, जिसमें प्लाज्मा या फिर साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता। तो पहले स्टेप में दोनों जो हाइफा था, इसका प्लाज्मा फ्यूज हो रहा है, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो रहा। जब साइटोप्लाज्म ही फ्यूज हो रहा है, न्यूक्लियस तो फ्यूज हो नहीं रहा। तो अब हर सेल में ध्यान से देखो, तो हर सेल के पास में कितने न्यूक्लियस हैं? 2-2, मतलब n+n स्टेज। दोनों हैप्लॉइड है, अभी फ्यूज तो हुए नहीं है, लेकिन n+n स्टेज। इसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइफा। सेकेंडरी हाइफा, और जो सेकेंडरी हाइफा होता है वो डाई कैरियन फेज होता है। तो डाई कैरियन का मतलब ही होता है 2 न्यूक्लियस। डाई का मतलब 2 और कैरियन का मतलब ही होता है 2 न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब, तो जो सेकेंडरी हाइफा है दैट इज डाई कैरियन फेज। फिर इसी डाई कैरियन फेज में क्या चलने वाला है? मियोसिस। इसी डाई कैरियन फेज में क्या होगा? सॉरी, कैरियोगैमी। अभी हमारे पास में क्या हुआ था? प्लाज्मोगैमी। लेकिन प्लाज्मोगैमी में तो सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ था। अब हमें क्या करना है? कैरियोगैमी या फिर न्यूक्लियस का फ्यूजन। तो जो दूसरा स्टेप होता है दैट इज कैरियोगैमी। ये जो हर एक सेल है, ये जो इंडिविजुअल हर एक सेल है, इसके अंदर में अब कैरियोगैमी होगी। हम एक बना लेते हैं समझने के लिए, हो सब में रहा है, सही मान के चलो। इसके अंदर ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, और दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करने के बाद में क्या बन जाएगा? जाइगोट जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे जाइगोट नहीं बनता प्रॉपर, लेकिन इसी को हम जाइगोट मान सकते हैं। जाइगोट जैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे ही सारे सेल जाइगोट बन जाएंगे। अब इस जाइगोट में डायरेक्टली क्या हो जाएगा? मियोसिस। क्योंकि फंजाई का जो अडल्ट फॉर्म है, जो फंजाई का मैच्योर फॉर्म है, वो हैप्लॉइड होता है। तो अगर हमें जाइगोट से मैच्योर फॉर्म बनानी है, तो जाइगोट के अंदर डायरेक्टली क्या हो जाता है? मियोसिस, जिसको हम जाइगोटिक मियोसिस पढ़ा होगा तुमने। अगर मियोसिस डायरेक्टली जाइगोट में हो जाए तो उसी को बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस होने के बाद में हमें सेक्सुअल स्पोर मिलते हैं, क्योंकि ये मियोसिस से बन रहे हैं। तो ये वाले जो स्पोर हैं, दीज आर सेक्सुअल स्पोर। ये सेक्सुअल स्पोर हवा में उड़ते हुए जाते हैं, हवा में उड़ते हुए जाते हैं, किसी फेवरेबल एरिया में सॉइल में जाके गिर जाते हैं। मान लो सॉइल में जाके गिर गए, और सॉइल में जाके गिरने के बाद जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करने के बाद क्योंकि हैप्लॉइड हैं तो ये एक प्राइमरी हाइफा डेवलप कर देंगे। वापस से इस तरह का एक प्राइमरी हाइफा डेवलप कर देंगे। ये इनका पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ ध्यान से देख लो, कोई सेक्स ऑर्गन, कोई गैमीट, कोई जाइगोट प्रॉपर नहीं
बिना इन सब चीज़ों के ही अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करा लेता है। ये सबसे कॉमन टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है जो हायर फंजाई में, देखो हमने यहाँ पे सेप्टेट फंजाई बनाई है ना, तो जो हायर फंजाई होते हैं जिनके पास सेप्टम होता है वो फंजाई ये वाला मेथड फॉलो करते हैं। लेकिन एक और तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो लोअर फंजाई में देखने को मिलता है। लोअर फंजाई यानी एसेप्टेट हाइफा, जिनके बीच में क्रॉस वॉल या सेप्टम नहीं होता। मजेदार बात यह है कि लोअर फंजाई में सेक्स ऑर्गन जैसा कुछ बनता है, सेक्स ऑर्गन नहीं बनता लेकिन सेक्स ऑर्गन जैसा कुछ बनता है जिसको गैमेटेंजिया बोल देते हैं। इनमें बनना पड़ता है, क्यों बनना पड़ता है वो भी समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो यहां पर जो हाइफा होता है ना वो नॉर्मल हाइफा होता नहीं है। यहाँ पे हाइफा सेल के बीच में डिवाइडेड नहीं है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियस है। यहाँ पे दूसरा हाइफा है न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियस। मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन इसमें भी है, मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन इसमें भी है। क्या अगर हम इसको डायरेक्ट फ्यूजन करें तो क्या बराबर एक न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियस ही फ्यूज करेगा? जरूरी है? नहीं भाई, 10 न्यूक्लियस से 10 न्यूक्लियस फ्यूज कर सकते हैं, सारे तो फ्री एक ही साइटोप्लाज्म में। तो इसीलिए इनके लिए मजबूरी हो जाती है कि पहले ये एक सेक्स ऑर्गन बनाएंगे। तो एक छोटा सा ये सेक्स ऑर्गन यहाँ पे बनाने वाले हैं। अब सेक्स ऑर्गन कैसे बनता है? बिल्कुल ही छोटा सा होता है। ऐसा एक सेल बन जाता है जिसमें एक न्यूक्लियस पहुंच जाता है और इसी को बोलते हैं गैमेटेंजिया। ये प्रॉपर कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है, सिर्फ नाम दिया हुआ है गैमेटेंजिया। इधर भी एक गैमेटेंजिया बन जाएगा, गैमेटेंजिया। अब ये दोनों गैमेटेंजिया और गैमेटेंजिया फ्यूज करते हैं। जब दोनों गैमेटेंजिया फ्यूज कर जाते हैं तो बनता है एक जाइगोट। जब ये वाला गैमेटेंजिया बनकर जाइगोट बनना होता है तो यहां पर ध्यान से देखो, हमने कोई भी बीच में डाई कैरियन स्टेज नहीं बनाई है, क्योंकि इनका प्लाज्मोगैमी प्लस कैरियोगैमी साथ में चलता है, इनमें अलग अलग नहीं चलेगा। जैसे ही प्लाज्मोगैमी होगा वैसे ही कैरियोगैमी होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है, कोई बीच में डाई कैरियन फेज हमें नहीं मिलेगा। अब इसी जाइगोट में हो जाएगा मियोसिस। मियोसिस होने के बाद में सेक्सुअल स्पोर बन जाएगा और सेक्सुअल स्पोर जाके सॉइल में जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके प्राइमरी हाइफा बना देगा। बस ये सिंपल इनकी लाइफ साइकिल है। इसमें कोई भी प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी अलग अलग नहीं होती, दोनों साथ में होता है। तो डाई कैरियो फेज नहीं बनता। छोटा सा सेक्सुअल ऑर्गन जैसा एक स्ट्रक्चर गैमेटेंजिया नाम का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है, एक सेल होता है, बस वो डायरेक्ट फ्यूजन करते हैं। अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में हम फंजाई का क्लासिफिकेशन समझते हैं। भाई फंजाई को डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट क्लास में बांटा गया है, तो बांटने का क्या क्राइटेरिया है, क्या हिसाब है, किस बिहाफ पे हमने उसको बांटा है। तो उसको बांटने का एक तो हम फंजाई की मॉर्फोलॉजी, जो हाइफा की मॉर्फोलॉजी है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। मॉर्फोलॉजी के अलावा जो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको क्लासिफाई करते टाइम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल स्पोर है, वो सेक्सुअल स्पोर के साथ में जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो भी सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी की हम बात कर रहे हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, इसके बिहाफ पे हमने फंगस को अलग अलग क्लास में क्लासिफाई किया या फिर उसको ग्रुप किया है। 3 क्लास होती हैं फंजाई की, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। लास्ट एक आर्टिफिशियल क्लास होती है, वो क्लास होती नहीं है एक्चुअल में, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये नेचर में कुछ नहीं मिलती है, ये हमने सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाया है, आर्टिफिशियल टेम्पोररी क्लास है। तो ये क्लास नहीं है, क्लास 3 ही है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। जो फाइकोमाइसिटीज है ये लोअर फंजाई है, तो जो लोअर फंजाई के लिए हमने जितने भी कैरेक्टर्स बताए वो सारे इसके लिए ठीक है। ये दोनों हायर फंजाई है। इन दोनों में से भी बेसिडियोमाइसिटीज हायर मोस्ट फंजाई है। अगर सबसे एडवांस फंजाई की बात करें तो मोस्ट एडवांस्ड फंजाई जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे फाइकोमाइसिटीज से। तो जो पहला है दैट इज फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज सबसे प्रिमिटिव टाइप का फंजाई है, तो इसका जो हाइफा होता है वो एसेप्टेट हाइफा होता है। जैसे हमने एसेप्टेट हाइफा बनाया था ना प्राइमरी प्रिमिटिव फंजाई में, तो ये एसेप्टेट हाइफा
हमें फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। फाइकोमाइसिटीज खुद भी जो दो सब क्लास में डिवाइडेड रहता है। ओमाइसिटीज वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये कर देना बहुत जरूरी है, बिना इसके समझ में नहीं आता। जाइगोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज कोई एक क्लास नहीं है, फाइकोमाइसिटीज दो डिफरेंट क्लास की फॉर्म में डिवाइडेड है, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज एक स्पेशल फंजाई है। पहला तो ये एक्वेटिक स्पोर, एक्वेटिक जगहों पे पाया जाता है, इसके स्पोर एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक नेचर का। दूसरा, इसका सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। जनरली फंजाई का सेल वॉल काइटिन का होना चाहिए भाई, नॉर्मली फंजाई किसका सेल वॉल किसका होता है, काइटिन का। लेकिन इकलौता ओमाइसिटीज एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सेल वॉल सेल्यूलोज की होती है, क्योंकि एक्वेटिक नेचर का है। सेल वॉल सेल्यूलोज जैसी है, प्लांट जैसी है, कई बार इसको एल्गल फंजाई भी बोल देते हैं, इसीलिए प्लांट जैसा फंजाई है ये, एल्गल फंजाई। इसके अंदर में जो एसेक्सुअल स्पोर बनेगा वो जू स्पोर बनेगा, मोटाइल स्पोर, यानी कि इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर जो बनते हैं वो जू स्पोर, फ्लैजिलेटेड स्पोर। पानी के अंदर तो मूव कर ही सकता है, तो फ्लैजिला से मूव करता है। अगर जाइगोमाइसिटीज की बात करें तो इसका उल्टा होता है, जाइगोमाइसिटीज टेरेस्ट्रियल एरियाज में मिलता है। इसकी सेल वॉल काइटिन की ही होती है, और इसके अंदर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एप्लानोस्पोर से होता है, मतलब वो बिना फ्लैजिला वाले होते हैं। ये दोनों ही, चाहे जू स्पोर की बात करें चाहे एप्लानोस्पोर की बात करें, ये स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, इसलिए हम उनको स्पोरेंजियोस्पोर भी बोलते हैं। तो जो फाइकोमाइसिटीज है वो पूरी तरह से स्पोरेंजियोस्पोर की मदद से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो ये वाले होते हैं। यहीं पर डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल स्पोर जो बनते हैं वो भी अलग अलग टाइप के बनते हैं। सेक्सुअल स्पोर में यहाँ पे गैमेटेंजिया बनेगा, जैसा हमने बताया था लोअर फंजाई में गैमेटेंजिया बनता है, गैमेटेंजिया। यहाँ पे भी गैमेटेंजिया बनेगा। दोनों जब गैमेटेंजिया फ्यूज करते हैं तो एक सेक्सुअल स्पोर इधर बनता है और एक सेक्सुअल स्पोर इधर बनता है। इन स्पोर का नाम होता है ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज, जाइगोस्पोर सॉरी, इसका भी याद रख लो, ऊस्पोर। ये इनका सेक्सुअल स्पोर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये सेक्सुअल स्पोर जो है ना, ये डिप्लॉइड सेक्सुअल स्पोर है। दो गैमेटेंजिया फ्यूज कर रहे हैं, हैप्लॉइड गैमेटेंजिया, और ये डिप्लॉइड स्टेज में इनको हम स्पोर बोलते हैं। इन्हीं स्पोर में आगे चल करके मियोसिस होता है और मियोसिस होकर के हैप्लॉइड स्टेज क्रिएट होती है, ठीक। लेकिन ये जो स्टेज है, ये जो डिप्लॉइड स्टेज है, इसी को हम इनका सेक्सुअल स्पोर बोलते हैं। ऊस्पोर ओमाइसिटीज में, जाइगोस्पोर जाइगोमाइसिटीज में। एग्जाम्पल डायरेक्ट याद करने, इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्बियोगो। एल्बियोगो एक पैरासिटिक फंजाई है जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट मतलब असेंशियल, स्ट्रिक्ट, बिना पैरासिटिक मोड के ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। किस पे सर्वाइव करता है? मस्टर्ड प्लांट के लीफ पे जाकर के ग्रो करता है। तो जो मस्टर्ड प्लांट होता है उसके पत्तों पर, लीफ पर ग्रो करता है। इसमें अगर एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास में आता है राइजोपस और म्योकर। दोनों ही ब्रेड मोल्ड कहलाते हैं। जब रोटी का टुकड़ा या ब्रेड छोड़ दोगे तो काला हो जाता है जो ब्रेड, उस पर यही फंजाई ग्रो करते हैं, जाइगोमाइसिटीज, और जाइगोमाइसिटीज ग्रो करके उसका ये करा देते हैं। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज। दूसरी क्लास है एस्कोमाइसिटीज। जिसको हम सैक फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसका फ्रूटिंग बॉडी जब बनाएंगे तो वो सैक जैसा दिखाई पड़ता है, बोरे जैसा दिखाई पड़ता है। एस्कोमाइसिटीज ही वो फंजाई क्लास है जिसमें यूनिसेल्युलर मेंबर भी मिलते हैं और मल्टी सेल्युलर। बाकी सब में सिर्फ मल्टी सेल्युलर ही मिलते हैं। यूनिसेल्युलर जैसे ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ये जो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी है यूनिसेल्युलर है, बाकी सारे मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर में एक इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन।
पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, ये भी हमें यहाँ पे ही मिलता है। अब एस्कोमाइसिटीज की मॉर्फोलॉजी या हाइफा बताएं तो कैसा होगा, क्योंकि हायर फंजाई है तो हाइफा जो होगा वो सेप्टेट हाइफा होगा, मतलब क्रॉस वॉल सेप्टम दिखेगा इस तरह का। हैप्लॉइड होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन से तो हो ही सकता है, लेकिन अगर यूनिसेल्युलर फॉर्म जो ईस्ट है उसमें बडिंग और बाइनरी फिजन भी हो जाएगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया। एसेक्सुअल स्पोर पढ़ना है हमें। जो एसेक्सुअल स्पोर होता है वो यहाँ पे कोनिडिया होता है। यहाँ पे हमेशा एसेक्सुअल स्पोर की तरह कोनिडिया बनेगा। ये बन गया माइसीलियम, यहाँ पे कोनिडियोफोर के ऊपर में बहुत सारे कोनिडिया लगे हुए हैं, हवा के थ्रू ये डिस्पर्स होंगे। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके बेसिस पे क्लासिफाई हुआ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो हाइफा फ्यूज होते हैं, दोनों हाइफा फ्यूज होने के बाद में एक डाइकैरियोफेज बना देते हैं। मान लो एक सेल बना लो डाइकैरियोफेज, ऐसे ही पूरा है वैसे ही हम एक बना लेते हैं, ये जाइगोट डाइकैरियोफेज। अब इस डाइकैरियन पे क्या बनने वाला है, एक एस्कस, एक ऐसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको बोलते हैं एस्कस। इसी एस्कस में दोनों न्यूक्लियस जाकर के बैठ जाते हैं, जो N+N दो न्यूक्लियस हैं वो इसमें जाकर चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं। इस एस्कस के ऊपर में बहुत सारे प्रोटेक्टिव हाइफा ऐसे डेवलप हो जाते हैं। ये प्रोटेक्टिव हाइफा हैं, और प्रोटेक्टिव हाइफा और पूरे को मिला के बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। इस एस्कस के अंदर में होगा कैरियोगेमी। जो कैरियोगेमी होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन, ये इसी एस्कस में होता है, तो हमारे पास 2n जाइगोट बन जाएगा, 2n कंडीशन जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बनती है तो इसी एस्कस के अंदर में होता है मियोसिस। इसी एस्कस में क्या हो जाएगा, मियोसिस। और जब मियोसिस होगा तो टोटल कितने स्पोर बनते हैं, 4। इस एस्कस के अंदर 4 स्पोर बन जाते हैं, 4 एस्कोस्पोर, जो कि हैप्लॉइड है क्योंकि मियोसिस से बने, और इनके बाहर फ्रूटिंग बॉडी अभी भी लगी हुई है। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है ना, देखने में सैक जैसी होती है, बोरे जैसी दिखती है, इसीलिए इसको सैक फंजाई बोलते हैं। बॉडी जो है फ्रूटिंग बॉडी वो सैक लाइक होती है। कितने एस्कोस्पोर है, 4। कहाँ पे बन रहे हैं, एस्कस के अंदर बन रहे हैं, एस्कस के बाहर बन रहे हैं, एस्कस के अंदर बन रहे हैं। क्योंकि एस्कस के अंदर बन रहे हैं तो इसको हम एंडोजीनस सेक्सुअल स्पोर बोलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था एंडोजिनस एसेक्सुअल स्पोर, ऐसे ही एंडोजिनस सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर को बुलाया जाता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि एस्कोस्पोर एक साइकिल ऑफ माइटोसिस भी कर लेते हैं। कई बार तो ये 4 ही मिलते हैं, पर लेकिन कुछ एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है कि एस्कस अपने अंदर माइटोसिस कर लेते हैं। हर एक एस्कोस्पोर एक एक माइटोसिस कर लेता है, और एक एक माइटोसिस करके 2-2 बन जाएंगे। तो पहले जो 4 थे वो कितने बन जाएंगे, 8। तो अब हमें कितने एस्कोस्पोर दिखेंगे, 8 एस्कोस्पोर। तो एक एस्कस में या तो 4 होगा या फिर 8 होगा, दोनों में से एक होगा। या तो 4 एस्कोस्पोर या फिर 8 एस्कोस्पोर दिखाई पड़ेंगे। एस्कस रप्चर होता है, और एस्कस के रप्चर होने से एस्कोस्पोर बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करके वापस से प्राइमरी हाइफा बना देते हैं। बस इतना याद रखना है। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं एस्कस के, एस्कोमाइसिटीज के। उसको याद करने के लिए एक ट्रिक होती है, MP कैनॉट या MP कांट। M से होता है मोरेल्स, P से होता है पेनिसिलियम, C से होता है क्लेविसेप्स, A से होता है स्पर्जिलस, N से होता है न्यूरोस्पोरा, T से होता है ट्रफल्स। अब इनके बारे में कुछ कुछ याद रख लो। 1 से होता है एस्कोस्पोर, 2 से होता है ट्रफल्स, 3 से होता है न्यूरोस्पोरा, 4 से होता है ट्रफल्स, 5 से होता है ट्रफल्स, 6 से होता है ट्रफल्स, 7 से होता है न्यूरोस्पोरा, 8 से होता है ट्रफल्स, 9 से होता है ट्रफल्स, 10 से होता है ट्रफल्स, 11 से होता है ट्रफल्स, 12 से होता है ट्रफल्स, 13 से होता है ट्रफल्स, 14 से होता है ट्रफल्स, 15 से होता है ट्रफल्स, 16 से होता है ट्रफल्स, 17 से होता है ट्रफल्स, 18 से होता है ट्रफल्स, 19 से होता है ट्रफल्स, 20 से होता है ट्रफल्स, 21 से होता है ट्रफल्स, 22 से होता है ट्रफल्स, 23 से होता है ट्रफल्स, 24 से होता है ट्रफल्स, 25 से होता है ट्रफल्स, 26 से होता है ट्रफल्स, 27 से होता है ट्रफल्स, 28 से होता है ट्रफल्स, 29 से होता है ट्रफल्स, 30 से होता है ट्रफल्स, 31 से होता है ट्रफल्स, 32 से होता है ट्रफल्स, 33 से होता है ट्रफल्स, 34 से होता है ट्रफल्स
इसमें से जो खाने लायक है, जिसको खाया जाता है, मोरेल्स को खाया जाता है, इसको फीड किया जाता है, और लास्ट वाला जो ट्रफल है इसको भी खाया जाता है, इन दोनों को खाया जाता है। पेनिसिलियम जो है वो एंटीबायोटिक बनाती है, दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियन इसी से निकला था। क्लेविसेप्स एक ड्रग बनाता है LSD, लाइसर्जेनिक डाइएथाइल अमाइड। LSD एक ऐसा पेन किलर ड्रग होता है जो ऑपरेशन वगैरह के पहले दिया जाता है, ऑपरेशन के बाद दिया जाता है, सॉरी। एस्परजिलस सिट्रिक एसिड बनाता है। एस्परजिलस नाइगर नाम की एक स्पीसीज होती है जो सिट्रिक एसिड बनाती है। ऐसे ही एस्परजिलस की कुछ बाकी स्पीसीज होती हैं जो अल्फा टॉक्सिन बनाती हैं। अल्फा टॉक्सिन किसी भी स्टोर्ड क्रॉप प्लांट, मान लो तुमने एक क्रॉप को काटा और इसको कहीं जाकर के रूम में स्टोर कर दिया, तो वहाँ पे ये एस्परजिलस की कुछ स्पीसीज ग्रो करती हैं और उसको ख़राब करने का काम करती हैं, क्योंकि अल्फा टॉक्सिन सिक्रेट कर रही होती हैं। न्यूरोस्पोरा के ऊपर में जेनेटिक रिसर्च बहुत ज़्यादा हुई है। अगर फंजाई की जितनी भी जेनेटिक रिसर्च हुई है, जितनी भी बायोकेमिकल रिसर्च हुई है, उस सब के लिए हम मॉडल किसको बनाते हैं? न्यूरोस्पोरा को। न्यूरोस्पोरा एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है फॉर फंगल जेनेटिक्स और फंगल बायोकेमिकल रिसर्च। ये एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल वगैरह हो गया। अब हम तीसरी क्लास पे चलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज। सबसे हायर मोस्ट या मोस्ट एडवांस्ड फंजाई। मोस्ट एडवांस्ड फंजाई इसलिए क्योंकि इसका जो फ्रूटिंग बॉडी बनेगा वो इतना बड़ा बनता है कि हमें आंखों से दिखाई देता है। मशरूम दिखाई देता है, वो जो मशरूम है ना, वो पूरा उसका फ्रूटिंग बॉडी है, वो दिखाई देता है आंखों से, बड़ा सा होता है। तो क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी प्रोमिनेंट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोस्ट एडवांस्ड फंजाई। कैसा दिखाई पड़ता है? अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें, हाइफा की बात करें, तो हाइफा जो है वो सेप्टेट होगा और हर सेल में एक एक न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये प्राइमरी हाइफा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, ओनली फ्रेगमेंटेशन। बोला सर बाकी सारे फंजाई में तो एसेक्सुअल स्पोर बनते थे, इसमें एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते। इसमें एक भी एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनता, इसमें कभी भी एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनेगा। तो डायरेक्ट सिर्फ फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बिल्कुल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम जैसा एस्कोमाइसिटीज में था, क्योंकि हायर मोस्ट फंजाई है तो प्राइमरी हाइफा फ्यूज करते हैं, दो प्राइमरी हाइफा, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी है एन, ये भी एन। ये दोनों फ्यूज करने के बाद में एक डाइकैरियोफेज, एक ऐसा फेज जिसमें दो दो न्यूक्लियस सब में प्रेजेंट हो, N+N बनाते हैं। इसका डाइकैरियोफेज प्रोलॉन्ग्ड होता है। प्रोलॉन्ग्ड स्टेज मतलब बहुत ही लंबा होता है, पूरी लाइफ टाइम ये अपना ज़्यादातर टाइम इसी स्टेज में बिताता है, पूरी लाइफ टाइम इसी स्टेज में रहेगा। फिर जब इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मन होगा, जब इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का मन होगा तो ये अपने अंदर बनाएगा बेसिडियम। जैसा हमने बताया था कि भाई एस्कोमाइसिटीज में एस्कस बनता है, वैसे ही बेसिडियोमाइसिटीज में क्या बनता है? बेसिडियम। तो हम एक सेल ले लेते हैं, ऐसे ही सबके साथ होता है। जैसे मान लो सबके साथ हो रहा है, हम एक को लेकर के पढ़ेंगे, इस वाले को, इसमें बनता है बेसिडियम। बेसिडियम के अंदर दोनों न्यूक्लियस चले जाते हैं और यहीं पे फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करने के बाद में ये 2n स्टेज हो जाएगी। जो बेसिडियम है इसके ऊपर में प्रोटेक्टिव हाइफा आ जाता है और प्रोटेक्टिव हाइफा को मिला के बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी। और ये जो अंदर है दिस इज बेसिडियम, और बेसिडियम के अंदर ही जाइगोट बनता है। इसका जो फ्रूटिंग बॉडी है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है। जैसे मशरूम आपने देखा होगा, वो पूरा फ्रूटिंग बॉडी है, उसका मेन माइसीलियम तो नीचे रहता है ज़मीन के, जो ऊपर आपको दिखाई देता है वो सिर्फ उसका बेसिडियो कार्प होता है। वो जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ना, वो बेसिडियो कार्प, इसको स्टाइप बोलते हैं, लंबी सी डंडी। ये पाइलस होता है मोटा सा सबसे ऊपर, और इसके नीचे गिल्स होते हैं, ऐसे लगे रहते हैं गिल्स। कभी उल्टा करके इसको देखा होगा, एक गिल को निकाल के देखोगे तो कुछ ऐसी बॉडी रहती है, और गिल्स के साइड में बेसिडियम लगे होते हैं बहुत सारे। ये बेसिडियम, इन्हीं बेसिडियम पे बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट करते हैं। मेन बॉडी इसकी ये होती है, जो मेन माइसीलियम होता है ना, वो ये होता है। ऊपर तो सिर्फ फ्रूटिंग बॉडी, और देखो इतना बड़ा फ्रूटिंग बॉडी होता है, इसीलिए ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। तो इसका फ्रूटिंग बॉडी बड़ा बड़ा होता है। क्या सबके अंदर सिर्फ इसी तरह का फ्रूटिंग बॉडी होता है? नहीं, और भी मॉडिफिकेशन है, जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझा देंगे।
अब बेसिडियम में नए स्पोर कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये बेसिडियम है, यहाँ पे जो जाइगोट था इसके अंदर होगा मियोसिस, जो जाइगोटिक मियोसिस जिसको बोलते हैं, और जाइगोटिक मियोसिस होने के बाद 4 एक्सोजिनस स्पोर बन जाएंगे, सेक्सुअल स्पोर ये, और बाहर की तरफ ये 4 टोटल, जिसको बोलते हैं बेसिडियो स्पोर, जो बेसिडियम में बन रहे हैं। पर कहाँ पे बन रहे हैं? एक्सोजिनसली। तो इसीलिए बेसिडियो स्पोर को हम एक्सोजिनस सेक्सुअल स्पोर बोलते हैं। एक्सोजिनस एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया को बोला जाता है, वैसे ही यहाँ पे एक्सोजिनस सेक्सुअल स्पोर बेसिडियो स्पोर को बोला जाता है। ये इसकी लाइफ साइकिल है। 4 ही बेसिडियो स्पोर मिलते हैं, एस्कोमाइसिटीज की तरह 8 नहीं मिल सकते। एग्जाम्पल डायरेक्ट याद करने होते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं इसमें। मशरूम तो हो ही गया हमने, तो राइजोपस, जिसको हमने अगारिकस बोला है, राइजोपस नहीं अगारिकस, ये खाने वाला मशरूम है। कुछ मशरूम खाए नहीं जाते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो कुछ ऐसे भी मशरूम होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, इनको टोडस्टूल बोलते हैं। तो ऐसा मशरूम जो खाया ना जाए, दैट इज टोडस्टूल। फिर होता है हमारे पास रस्ट कॉजिंग डिजीज, जिसको पक्सीनिया, व्हीट रस्ट कॉज करता है। स्मट कॉजिंग, स्मट यानी छोटे छोटे स्पोर बन जाते हैं लीफ के ऊपर या प्लांट की बॉडी के ऊपर ना, बड़े बड़े छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर देता है, जिसमें उस्टिलेगो। ब्रैकेट फंजाई या सेल्फ फंजाई भी आता है इसमें, ब्रैकेट फंजाई। अरे प्लांट का लॉग होता है, उसके लॉग में ऐसे ऐसे कहीं देखें, ये शेल्फ जैसा बन जाता है, इसको ब्रैकेट फंजाई या शेल्फ फंजाई भी बोलते हैं। पफ बॉल भी आता है, जिनकी फ्रूटिंग बॉडी बॉल जैसी दिखाई पड़ती है, ऐसी, यही पफ बॉल कहलाता है। ये भी बेसिडियोमाइसिटीज में आता है। तो बेसिडियोमाइसिटीज के सारे एग्जाम्पल हैं। लास्ट क्लास पे चलना है ड्यूटेरोमाइसिटीज, जो कि एक फॉल्स मतलब आर्टिफिशियल क्लास है, हमने बनाई है, वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई है। तो जो चौथी क्लास है, स्पेशल क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर में सिर्फ और सिर्फ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है, सेक्सुअल वाला यहाँ पे नहीं होता। एसेक्सुअल स्टेज को तुम्हें मालूम होगा हम इम्परफेक्ट स्टेज भी बोलते हैं। फंजाई का एसेक्सुअल स्टेज इम्परफेक्ट स्टेज बुलाया जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल मिलता है, सेक्सुअल अभी तक हमने इसका ढूंढा नहीं है, इसीलिए हम इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई, जैसा मैंने बताया कि आर्टिफिशियल क्लास है, इनमें एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज के उन मेंबर्स को रखा गया है जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने पता नहीं कर पाए। जब एक बार इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता लग जाएगा तो इनको हम एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में वापस से भेज देते हैं। ये होते यही दोनों हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर है, तो मॉर्फोलॉजी कैसी होगी हाइफा की? सेप्टेट, सेप्टेट दिखाई पड़ेंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो फ्रेगमेंटेशन से या फिर कोनिडिया से होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट ही होता है। एग्जाम्पल जो होते हैं बस वो याद करने, इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर का काम करते हैं, नेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर की तरह पाए जाते हैं। एग्जाम्पल एक्ट की तरह याद कर सकते हो, अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये 3 हो जाते हैं। ये हो गया हमारा पूरा फंजाई।